जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल और ऐप में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। दोस्तों, आप हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर, हिंदी साहित्य की 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, इनको आपको दोस्तों इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं कम से कम प्राइस में। ठीक है, तो आज जो तो हम डाउट्स वाले प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो यहां पर बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है। डाउट्स नंबर 1, उर्वशी के रचनाकार कौन है। तब आपके मन में एक डाउट्स रहता है कि ये तो दिनकर की रचना है। ठीक है, एक डाउट्स रहता है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि एक रचना जयशंकर प्रसाद की भी उर्वशी है। ठीक है, यहां पर दोनों विकल्प आपको दिए गए हैं। ठीक है, आपके विकल्प में ऐसे दोनों विकल्प नहीं दिए जाएंगे। जब आपका प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा एक ही विकल्प आएगा। तो यहां पर डाउट्स में नहीं रहना। आपको क्या करना है, यहां पर अगर दिनकर ऑप्शन में आता है तो आप दिनकर लगाइए, और जयशंकर प्रसाद आता है तो जयशंकर प्रसाद लगाइए। क्योंकि उर्वशी की रचना दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने सबसे पहले की थी, फिर बाद में की थी दिनकर ने। और दिनकर को एक रचना के लिए दोस्तों क्या मिला था, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला था। कब मिला था? 1972 में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रख लेना। यानी कि उर्वशी रचना इन दोनों रचनाकारों की भी, मतलब उर्वशी नाम से इन दोनों की रचना है। ठीक है, डाउट्स नंबर 1 आपका क्लियर। डाउट्स नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। अब दोस्तों यहां पर क्या डाउट्स रहता है आपका, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है हिंदी का पाणिनि, और आप आंखें बंद करके लगाते कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, जबकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है। हिंदी का पाणिनि आपसे पूछा है अगर, तो आपको लगाना किशोरी दास वाजपेयी। अगर हिंदी का पाणिनि आपसे पूछा है तब आपका उत्तर होगा किशोरी दास वाजपेयी। लेकिन अगर यहां पर आपसे पूछा कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि, अगर आपसे हिंदी व्याकरण का पाणिनि पूछा है तो आप क्या लगाओगे, कामता प्रसाद गुरु। तो दो क्वेश्चन यहां से आपके डाउट्स वाले क्लियर हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता, तो आप क्या लगाओगे, किशोरी दास वाजपेयी। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता, तो आप लगाओगे कामता प्रसाद गुरु, है ना। फिर आपसे अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता, तो आपका उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र, आपको पता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो डाउट्स नंबर 2 आपका यहां पर क्लियर होता है। बात कर लेते डाउट्स नंबर 3 की। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। अब यहां पर क्या डाउट्स रहता है दोस्तों, ये डाउट्स रहता है कि प्रयोगवाद का जब प्रवर्तन या प्रयोगवाद के जब प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी किसने किया होगा, अज्ञेय ने। ऐसा आप मान बैठते अगर आपने नहीं पढ़ा तो। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने, नंद दुलारी वाजपेयी ने। सबसे पहले प्रयोग किया था इस प्रयोगवाद का किसने, नंद दुलारी वाजपेयी ने। लेकिन अगर यहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आप लगाओगे क्या, अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो अज्ञेय। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आप लगाओगे नंद दुलारी वाजपेयी। ठीक है, तो डाउट्स नंबर 3 आपका यहां से क्लियर हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों डाउट्स नंबर 4 की। एक राष्ट्रीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता है। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप आंखें बंद करके लगा देते माखनलाल चतुर्वेदी। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है, है ना। क्वेश्चन क्या बोला, एक राष्ट्रीय आत्मा। तो राष्ट्रीय आत्मा अगर आपसे पूछा जाता तो आपका उत्तर होगा राजा राम शुक्ल, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा एक राष्ट्रीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता, तो आप लगाते राजा राम शुक्ल। अगर आपसे पूछा जाता कि एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता, तो आप क्या लगाते दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी। तो जो दो प्रश्न डाउट्स वाले आते हैं, आपसे पूछा जाएगा एक भारतीय आत्मा किसे जाना जाता, तो आप माखनलाल चतुर्वेदी लगाना, और एक राष्ट्रीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता, तो आप क्या लगाओगे, राजा राम शुक्ल। तो डाउट्स नंबर 4 आपका बिल्कुल क्लियर। ठीक है, डाउट्स नंबर 5 है ना, अपभ्रंश का भवभूति किससे कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, तो यहां पर दोस्तों दो चीजें बनती हैं। एक तो पूछा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, है ना, एक अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का भवभूति, यहां पर आपको कंफ्यूज हो जाता है
कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता। तो याद रख लेना, अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता दोस्तों पुष्पदंत को। अब हमें काय की भभूति लगाना है, बोले सर हम पुष्प की भभूति लगाएंगे, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता, तो आप उत्तर लगाओगे पुष्पदंत। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता, तो आप क्या लगाओगे, स्वयंभू, है ना। बोले हम तो स्वयं वाल्मीकि हैं, स्वयं वाल्मीकि, तो स्वयं से स्वयंभू और वाल्मीकि से वाल्मीकि। तो अब कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी भाषा किसने कहा। यहां पर दोस्तों बहुत सारा डाउट्स रहता है। डाउट्स कैसा रहता है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, और दूसरा पूछा जाता है कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी किसने कहा, है ना। तो और दोस्तों कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तीसरा क्वेश्चन। इन तीन में डाउट्स रहते हैं। अब इस डाउट्स को अब आज हम क्लियर करते हैं। डाउट्स नंबर अपना फर्स्ट यही है कि कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी किसने कहा। तो तब ऐसा अगर पूछा जाए साधुक्कड़ी किसने कहा, तो आपको लगाना रामचंद्र शुक्ल, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने। अब बोले सर इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता है जब पंचमेल खिचड़ी बनेगी तो वो खराब बनेगी या फिर सुंदर बनेगी। बोले सर बहुत ही सुंदर पंचमेल खिचड़ी बनी, सुंदर बनेगी ना पंचमेल, तो श्याम सुंदर पंचमेल कहेंगे और रामचंद्र शुक्ल क्या कहेंगे, साधुक्कड़ी कहेंगे, है ना। ये आपको याद रख लेना। अब आपने देखा होगा राम वनवास गए थे साधु के भेष में, गए थे ना, तो साधुक्कड़ी कौन कहेगा, राम से रामचंद्र शुक्ल। पंचमेल खिचड़ी कौन कहेगा, श्याम सुंदर दास, है ना। वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा। तो डाउट्स नंबर 1 आपका यहाँ पर क्लियर होता है, ठीक है। डाउट्स नंबर 2 की बात करें, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प है, दिनकर, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती और रामविलास शर्मा। अब यहां पर दोस्तों कंफ्यूजन वाला सिस्टम रहता है। अर्धनारीश्वर की रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जाता है, तो आपको यहां पर याद रख लेना दोस्तों कि अर्धनारीश्वर एक तो दिनकर की भी रचना है और दूसरा विष्णु प्रभाकर की भी रचना है। लेकिन आपको कैसे याद रख लेना दोस्तों, दिनकर का ये क्या है, निबंध है। दिनकर का ये क्या है, अर्धनारीश्वर निबंध है, जबकि विष्णु प्रभाकर का ये क्या है दोस्तों, उपन्यास है, ठीक है। इसको अपन को याद रख लेना है। दिनकर का क्या है, निबंध, विष्णु प्रभाकर का क्या है, उपन्यास। तो अर्धनारीश्वर दोस्तों इस प्रकार से अगर रचना पूछी जाएगी अर्धनारीश्वर की रचनाकार कौन है, तो ये दोनों नहीं दिया जाएगा, किसी में से दोनों में से एक दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर निबंध की रचनाकार कौन है, तब अगर दोनों भी दिया जाएगा तो आपको उत्तर लगाना है दिनकर। आपसे पूछा जाएगा अर्धनारीश्वर उपन्यास की रचनाकार कौन है, दोनों भी दिया जाएगा तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर क्या है, उपन्यास, और दिनकर जी का क्या है, निबंध, ठीक है। तो ये डाउट्स नंबर 2 आपका क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आते त्रिशंकु के रचनाकार कौन है। ये त्रिशंकु कई बार रचना पूछी गई दोस्तों। त्रिशंकु के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो त्रिशंकु देखो तीनों की रचना है दोस्तों, अज्ञेय की भी रचना है, ब्रजमोहन सिंह की भी रचना है और मन्नू भंडारी की रचना भी त्रिशंकु है। अब आप लोग पढ़ते कि सर त्रिशंकु रचना आती है, कभी आप मन्नू भंडारी बता देते हो, कभी अज्ञेय बता देते हो, लेकिन आज का जो डाउट्स है वो आपका आज क्लियर होना चाहिए, है ना। अज्ञेय जी का त्रिशंकु क्या है, निबंध है। अज्ञेय जी का त्रिशंकु क्या है दोस्तों, निबंध है, ठीक है। ब्रजमोहन सिंह का त्रिशंकु क्या है, नाटक है, नाटक है, ठीक है। मन्नू भंडारी का त्रिशंकु क्या है, कथा संग्रह या कहानी संग्रह है, ठीक है। तो यहां पर आपको डाउट्स नहीं करना। आपसे अगर पूछा जाए कि त्रिशंकु कहानी संग्रह की लेखिका कौन है या लेखक कौन है, तो मन्नू भंडारी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए त्रिशंकु नाटक किसका है, तो आप बताओगे ब्रजमोहन सिंह। त्रिशंकु दोस्तों निबंध किसका है, तो आप क्या बताओगे, अज्ञेय जी का। और नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि त्रिशंकु के रचनाकार कौन है, तो 3 में से विकल्प में एक आपके विकल्प में दिया जाएगा, या तो अज्ञेय होगा या ब्रजमोहन सिंह या मन्नू भंडारी। इन 3 में से एक आपके विकल्प में होगा, तीनों कभी नहीं होगा, ठीक है। तो त्रिशंकु निबंध किसका, अज्ञेय। त्रिशंकु नाटक ब्रजमोहन सिंह, है ना। त्रिशंकु दोस्तों कहानी संग्रह मन्नू भंडारी, ठीक है। तो डाउट्स नंबर दोस्तों अपना ये क्लियर होता है ना। सभी का डाउट्स इसी प्रकार से दोस्तों कई वीडियो आने वाले हैं डाउट्स वाले,
जिनको अपन क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार प्रथम है ना, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन माना जाता है? प्रथम, ठीक है। तो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? तब यहां आपका डाउट्स रहता है वृंदावन लाल वर्मा में और किशोरीलाल गोस्वामी में, है ना। जबकि दोस्तों आपको पता है हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार जो माने जाते हैं वो किशोरीलाल गोस्वामी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? किशोरीलाल गोस्वामी माने जाते हैं। जबकि अगला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में ऐतिहासिक कहानी परंपरा के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? ऐतिहासिक कहानी के जनक कौन माने जाते हैं? वृंदावन लाल वर्मा। जबकि हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं कौन? किशोरीलाल गोस्वामी, है ना। तो इसको याद रख लेना। इसका उत्तर आपका क्या होगा? हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी। जबकि हिंदी के प्रथम कहानी हिंदी की दोस्तों ऐतिहासिक कहानी के जो जनक माने जाते, ऐतिहासिक कहानी के जो जनक माने जाते वो वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है, याद रख लेना। ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक वृंदावन लाल वर्मा, ऐतिहासिक दोस्तों उपन्यास की परंपरा का जनक किशोरीलाल गोस्वामी, या हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार जो माने जाते वो किशोरीलाल गोस्वामी। तो डाउट्स आपका यहाँ पर क्लियर होता है दोनों का, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, कठिन काव्य का प्रेत और कठिन गद्य का प्रेत। तो यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि दोस्तों काव्य अगर पूछा जाए तो काव्य का प्रेत आपका उत्तर होगा केशव दास, और अगर काव्य की जगह गद्य पूछा जाए तो गद्य में आपका उत्तर होगा अज्ञेय। कॉमन सेंस कैसे लगाओगे? बोले सर केशव दास ने काव्य ही लिखा है, केशव दास ने क्या काव्य रचना ही की है, तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को ही कहा जाएगा। जबकि दोस्तों अज्ञेय ने आपने काव्य रचना भी की है ना, गद्य में भी इन्होंने दोस्तों रचनाएं की हैं। तो कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय, कठिन काव्य का प्रेत केशव दास। दो क्वेश्चन यहां पर डाउट्स वाले बनते हैं, और दोनों क्वेश्चन आते परीक्षा में हमेशा गलत होते हैं डाउट्स में। कठिन काव्य तो काव्य किसने लिखा? केशव दास ने, तो केशव दास, है ना। कठिन गद्य तो गद्य दोस्तों अज्ञेय, है ना, याद रख लेना। यहां से क्वेश्चन आते हैं। और केशव दास रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपको पता है डॉक्टर नगेंद्र आदि विद्वानों ने केशव दास को ही रीति काल का प्रवर्तक माना। अगर यहां से भी क्वेश्चन आता है रीति काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तर होता है केशव दास, है ना। अगर पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना, तो आपका उत्तर हो जाता है चिंतामणि, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि नगेंद्र ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना, तब आपका उत्तर होता है केशव दास, है ना। तो अपना कि सन्यासी किसकी रचना है, सन्यासी किसकी रचना है। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या है कंफ्यूज होता है अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ईलाचंद जोशी की भी रचना है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की भी रचना है, लेकिन इसकी विधा क्या है वो देखना है अपन को। ईलाचंद जोशी की जो सन्यासी रचना है इसकी विधा है दोस्तों उपन्यास, यानी कि ये ईलाचंद जोशी का क्या है उपन्यास है, जबकि ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का क्या है नाटक। ये नाटक आपको पता है, बोले सर लक्ष्मी के नाटक में, है ना, लक्ष्मी का नाटक छोड़ के लोग क्या बन जाते हैं सन्यासी बन जाते, लक्ष्मी का नाटक। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र नाटक से नाटक है और सन्यासी बन जाते, तो सन्यासी इनका नाटक है ना। ईलाचंद जोशी का ये सन्यासी क्या है उपन्यास, ठीक है, इसको देखेंगे। अब दोस्तों दूसरा आपका डाउट से मुक्ति पथ ये किसकी रचना है। अब मुक्ति पथ के बारे में दोस्तों आपको दिख रहे होंगे उदय शंकर भट्ट, ईलाचंद जोशी और अभय मौर्य, ये तीन लोगों की रचना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि उदय शंकर भट्ट की भी रचना है, ईलाचंद जोशी की भी है, अभय मौर्य की है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुक्ति पथ नाटक किसका है, तो आपका उत्तर उदय शंकर भट्ट होगा। आपसे पूछा जाएगा मुक्ति पथ उपन्यास किसका है, तो उपन्यास दोस्तों ईलाचंद जोशी का भी है और अभय मौर्य का भी उपन्यास ही है इसी नाम से। तो मुक्ति पथ उपन्यास ईलाचंद जोशी और दोस्तों अभय मौर्य, इसको आपको याद रख लेना। उदय शंकर भट्ट का मुक्ति पथ क्या है नाटक है, ईलाचंद जोशी का क्या है उपन्यास है, अभय मौर्य का क्या है उपन्यास है।
तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि मुक्तिपथ उपन्यास किसका है, तो इन दो में से एक के ऑप्शन में मिलेगा, या तो ईलाचंद जोशी या फिर अभय मौर्य। ठीक है, इसको याद रखना। अब दोस्तों पंचवटी प्रसंग, पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है? एक रचना आती है दोस्तों पंचवटी, एक आती है पंचवटी और एक रचना पूछी जाती है पंचवटी प्रसंग। ठीक है, तो पंचवटी ये तो आपको पता है कि पंचवटी ये जो रचना है ये क्या है दोस्तों, खंडकाव्य मैथिली शरण गुप्त का। लेकिन पंचवटी प्रसंग, पंचवटी प्रसंग के रचनाकार कौन है, तो वो है निराला। ठीक है, आपको पता है निराला छायावाद के आधार स्तंभ में माने जाते हैं। तो पंचवटी प्रसंग, निराला और मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी। आज से दोस्तों आपका ये डाउट्स भी क्लियर। अब याद रख लेना, पंचवटी निराला, पंचवटी प्रसंग, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी प्रसंग निराला। ठीक है, फिर यहां पर बात करते वापसी किसकी रचना है? वापसी, तो वापसी के बारे में दोस्तों आपने कई बार पढ़ा होगा, ऊषा प्रियंवदा। ये तो सबको पता है कि वापसी ऊषा प्रियंवदा की क्या है, कहानी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वापसी एकांकी किसकी है, तो आपको क्या बताना है? वापसी एकांकी की रचनाकार उदय शंकर भट्ट, वापसी कहानी ऊषा प्रियंवदा। ठीक है, इसको याद रख लेना। और आपसे नॉर्मल पूछा जाए वापसी किसकी रचना है, तो इन दो में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो ऊषा प्रियंवदा या उदय शंकर भट्ट, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। डाउट्स क्लियर? इसी प्रकार से दोस्तों आपको बने रहना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। आपका अगला डाउट से रस विमर्श किसकी रचना है? रस विमर्श के लेखक कौन है? यहां तो सीधा सीधा है दोस्तों, रस विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी, रश्मिमांसा रामचंद्र शुक्ल, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र, है ना। कई बार पूछा गया कि डॉक्टर नगेंद्र इनकी रचना कौन सी है? रस सिद्धांत। रामचंद्र शुक्ल रश्मिमांसा, है ना। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी रस विमर्श। तो ये भी डाउट्स आपका क्लियर होता है, इन डाउट्स को भी अपन को क्लियर करना है। ठीक है, स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अब देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्न में बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक तो कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक ने ही स्वच्छंदतावाद का सबसे पहले प्रयोग किया होगा, ये ऐसा मानना हो जाता। लेकिन नहीं, डाउट्स क्या है? श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं, लेकिन स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था मुकुटधर पांडे ने। अपन पढ़ते ना कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। ऐसे ही स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी मुकुटधर पांडे ने ही किया था। और दोस्तों स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते श्रीधर पाठक। इनको आपको याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, इन्हें आपको पता है प्रकृति का उपासक कभी भी कहा जाता है। किसे? श्रीधर पाठक को। एक क्वेश्चन आता है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का चितेरा कवि कैसे कहा जाता है? लोग लगा देते आंखें बंद करके पंत। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि प्रकृति का उपासक कवि किसे कहा जाता है, तब दोस्तों फिर भी लगा देते पंत। अब नहीं लगाना, प्रकृति का उपासक कवि श्रीधर पाठक, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक, है ना। स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। इन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। डाउट्स नंबर 2, फूलों का गुच्छा की रचनाकार कौन है? यहां दोस्तों कैसेट फंस जाती है। फूलों का गुच्छा और फूलों का कुर्ता, एक क्वेश्चन पूछा जाता है फूलों का कुर्ता ये किसकी रचना है? तो फूलों का गुच्छा रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। लेकिन यहीं पर आपसे फूलों का कुर्ता पूछ लिया जाता तब भी आप कंफ्यूज हो जाते। फूलों का कुर्ता यशपाल, और जो फूलों का कुर्ता पहनेगा उसका यश बहुत होगा, बहुत, है ना, यश होगा, तो यशपाल। फूलों का कुर्ता यशपाल, फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनको अपन को याद रख लेना है। अब दोस्तों ये डाउट्स नंबर अपन 3, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अब यहां भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है और प्रथम की जगह कवि पूछ लिया जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है, तो क्या होता है? कंफ्यूजन। बोले हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो उत्तर लगाते सरहपा, है ना। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है तो आपको उत्तर लगाना है चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई आपका सही उत्तर होगा। हिंदी का प्रथम महाकवि पूछा तो चंद्रबरदाई, हिंदी का प्रथम कवि पूछा तो सरहपा। ठीक है, और हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना किसने? राम कुमार वर्मा ने। यह भी आपको याद रख लेना।
ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना? सरहपा को। ठीक है, अगला डाउट्स, अगला है युगधार की रचनाकार कौन है? युगधार, अब यहां से दो रचनाएं आती हैं दोस्तों, एक तो पूछी जाती है युगधार और दूसरी पूछी जाती है युगधारा। अब इनको आपको दोस्तों क्या करना है? अच्छे से पढ़ लेना है। युगधारा, बोले युग की धारा में नांग बह गया। कौन बह गया? युग की धारा में, युग की धारा में नांग बह गया। तो याद रख लेना, तो युग की अगर धारा आ की मात्रा लगी हो, धारा की बात हो तो उत्तर हो जाएगा नागार्जुन, और धार की बात हो तो सोहनलाल द्विवेदी। युगधार, युगधार के लेखक कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। युगधारा के लेखक कौन है? नागार्जुन। ठीक है, तो दोनों चीजें क्लियर। युगधार पूछा जाएगा तो आप क्या लगाओगे? सोहनलाल द्विवेदी। युगधारा पूछा जाएगा तो आप क्या लगाओगे? नागार्जुन। इनका वास्तविक नाम क्या था पता है? वैद्यनाथ। किसका? नागार्जुन का। और वैद्यनाथ द्विवेदी आपको पता है किसका नाम था? उपनाम। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपनाम भी वैद्यनाथ द्विवेदी था, है ना? ये भी याद रख लेना। नागार्जुन यात्री नाम से लिखते थे दोस्तों मैथिली में, ये भी याद रखेंगे। तो आपने क्या याद किया? युगधारा नागार्जुन, युगधार सोहनलाल द्विवेदी। क्लियर? अगला डाउट्स, अगला डाउट से समय देवता के रचनाकार कौन है? तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन लगाना, बताइए। अगर आपको बनता है तो उत्तर जरूर बताएं। समय देवता के रचनाकार कौन है? तब दोस्तों आपका राइट आंसर होता है कि समय देवता के संरचनाकार कौन है? नरेश मेहता। लेकिन एक क्वेश्चन यही और पूछा जाता है, साहित्य देवता। एक पूछा जाता है साहित्य देवता, साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? अब दोस्तों ये साहित्य देवता ये क्या है? निबंध है। और ये निबंध किसका है? मैंने आपको कई बार बताया कि साहित्य देवता को माखन खवाना है, और समय देवता है इसलिए लोग नरेश बन जाते हैं। बोले वो नरेश बन गया, बोले समय देवता है ना? तो समय देवता ये लंबी कविता है दोस्तों, किसकी? नरेश मेहता की। और साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन, कंफ्यूज नहीं होना। समय देवता नरेश मेहता और साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी। इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ना है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है ना? और दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? दोनों में कंफ्यूज, कलम का मजदूर और कलम का सिपाही। कभी कभी कलम का सिपाही लगा पूछा जाता है तो हम कलम का मजदूर उत्तर लगा आते हैं, और कभी कभी कलम का मजदूर पूछा जाता है तो कलम का सिपाही उत्तर लगा आते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसको देखो दोस्तों, यहां पर दिया कलम का मजदूर, तो कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है? ये दोस्तों दोनों ही जीवनियां हैं, और दोनों ही जीवनी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है ना? तो ये कलम का मजदूर, ये जीवनी के लेखक कौन है? मदन गोपाल, है ना? और दोस्तों एक पूछा जाता है कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। ठीक है, तो कलम का सिपाही जीवनी एक किसने लिखी? अमृत राय ने, है ना? आपको पता होगा प्रेमचंद के पुत्र का नाम था अमृत राय। प्रेमचंद जी का दोस्तों वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय नाम से। प्रेमचंद इन्हें नाम दिया किसने? दया नारायण निगम ने। ठीक है, अब दोस्तों इनके पुत्र का नाम था अमृत राय। इन्होंने जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही, याद रख लेना। अब डाउट्स में करती है कौन सी? कलम का मजदूर। अब कलम का मजदूर को याद कैसे रखना है? यहां पर आया मां से मजदूर और मां से मदन गोपाल। इतना बस आपको याद रख लेना कि सर मां से मजदूर आता है और मां से इसका उत्तर मदन गोपाल आता है। बाकी आप कलम का सिपाही अपने आप उत्तर लगा के आओगे कि अमृत राय की है। डाउट्स को क्लियर करने के लिए इतना याद रख लेना। तो डाउट्स नंबर 1 क्लियर, कलम का मजदूर मदन गोपाल, कलम का सिपाही अमृत राय। ठीक है, अगला डाउट्स, अगला डाउट्स आपको होता है मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी जीवन यात्रा, यहां दोस्तों आपको डाउट्स होता है, दो लोगों की रचना है, दो लोगों की आत्मकथा है इसी नाम से। कौन कौन की? एक तो राहुल सांकृत्यायन की है, और एक है दोस्तों किसकी? एक है जानकी देवी बजाज की। ठीक है, जानकी देवी बजाज। तो आपको याद रख लेना कि एक राहुल सांकृत्यायन ऑप्शन में दो नहीं आएगा। और जब आपसे इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है, तो या तो ऑप्शन में राहुल सांकृत्यायन होगा या जानकी देवी बजाज होगा। ठीक है, तो आपको याद रख लेना, बोले मेरी जीवन यात्रा बजाज गाड़ी से प्रारंभ हुई। कौन सी गाड़ी? बजाज गाड़ी से। नहीं तो ऐसा कर लेना, बोले मेरी नहीं,
मेरी जान की जीवन यात्रा बजाज गाड़ी से प्रारंभ हुई थी। ऐसे याद कर लो, ये जल्दी याद हो जाती है। तो जानकी देवी बजाज, ठीक है, और राहुल सांकृत्यांश। तो डाउट नंबर 2 आपका क्लियर, दोनों की आत्मकथा एक ही नाम से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्ध कथा किसकी आत्मकथा है? अर्ध कथा और अर्ध कथानक, है ना। इस प्रकार से दोस्तों अपन देखते हैं तो अर्ध कथानक एक दोस्तों बनारसी दास जैन की है। आपको पता होगा हिंदी की प्राचीन आत्मकथा मानी जाती है। कौन सी? अर्ध कथानक, ठीक है, अर्ध कथानक, ये बनारसी दास जैन की। और कहीं कहीं इसको आपको अर्ध कथा लिखा भी मिल जाएगा बनारसी दास जैन की, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक भी है और अर्ध कथा भी लिखा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अर्ध कथा एक नगेंद्र की भी आत्मकथा है। अब इसमें अपन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ऑप्शन में होता है बनारसी दास जैन ना होकर के बनारसी दास चतुर्वेदी होता है, तो हम क्या लगा देते? बनारसी दास चतुर्वेदी ही लगा देते। जैन और चतुर्वेदी में वो हो जाता है ना। तो याद रख लेना, अर्ध कथानक हिंदी की प्राचीन आत्मकथा मानी जाती है, ये बनारसी दास जैन की है ना। और अर्ध कथा ये डॉक्टर नगेंद्र की दोस्तों है। और बनारसी दास जैन और बनारसी दास चतुर्वेदी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तो आपका यहां पर डाउट्स क्लियर कि सर बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक, डॉक्टर नगेंद्र की अर्ध कथा, और दोस्तों यहां पर बनारसी दास जैन और बनारसी दास चतुर्वेदी में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? यहां भी लोग कंफ्यूज होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, आप बिल्कुल लगाते हो उदंत मार्तंड। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तब भी आप उदंत मार्तंड लगाते हो, ऐसा नहीं करना। आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, आप क्या लगाओगे? उदंत मार्तंड। आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है, तो आप क्या लगाओगे? उदंत मार्तंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो आपको उदंत मार्तंड नहीं लगाना, क्योंकि जो दैनिक प्रथम दैनिक समाचार पत्र था वो था कौन सा? समाचार सुधावर्षण, है ना। इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन, ठीक है, इसको याद रख लेना दोस्तों, श्याम सुंदर सेन, ये समाचार सुधावर्षण, ठीक है। और उदंत मार्तंड ये आपको याद रख लेना, ठीक है। ये दोस्तों ये हिंदी का प्रथम है ना, और ये साप्ताहिक है, और ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। डाउट्स क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां, मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? मिट्टी की बारात। अब यहां पर दोस्तों कंफ्यूज आपके लिए होता है, एक तो ए कि कुछ लोग बोलते हैं सर शिवमंगल से सुमन की रचना है, बिल्कुल है। कुछ लोग बोलते हैं त्रिलोचन की रचना है, बिल्कुल है। दोनों की रचना है दोस्तों ये, ठीक है। आपको याद रख लेना है कि सर ये मिट्टी की बारात जो है ये शिवमंगल से सुमन का कविता संग्रह है ना, जबकि त्रिलोचन की ये क्या है? कविता है। याद रख लेना, मिट्टी की बारात। कभी आपसे पूछा जाए कि मिट्टी के बारात के रचनाकार कौन है, तो आपका ऑप्शन में एक ही होगा अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। या आपसे पूछा जाएगा कि मिट्टी की बारात कविता संग्रह के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर शिवमंगल से सुमन होगा, चाहे ऑप्शन में त्रिलोचन भी हो, है ना। या आपसे पूछा जाए मिट्टी की बारात कविता के लेखक कौन है, कविता के कवि कौन है, कविता के रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा त्रिलोचन। इस प्रकार से दोस्तों आपसे पूछा जाता है, तो मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन दो में से आपका एक ही ऑप्शन आएगा, या तो शिवमंगल से सुमन या फिर त्रिलोचन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों की रचना है दोस्तों मिट्टी की बारात। कंफ्यूज दूर, है ना, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहां पर अपन रोज ये अपना डाउट सेशन चलता है, डाउट्स अपन क्लियर करते हैं। यहां पर अपन ने हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र को पढ़ा, मिट्टी की बारात को देखा, है ना, और दोस्तों जीवनी देखी अपन ने, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, इनका डाउट्स क्लियर किया। तो ऐसे ही दोस्तों अनेकों वीडियो आने वाले हैं, आपको बस क्या करना है, ऐसा ही सेशन अपना चलता है और बढ़िया से बढ़िया दोस्तों आपको कोर्स कराया जाता है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर। आपको कुछ नहीं करना है, आप दोस्तों अगर हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो सेल्फ स्टडी क्लासेस से आपको जरूर जुड़ना है। आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप डाउनलोड आप कर लेते हो दोस्तों, तो आपको वहां पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया गया, उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर लॉन्च किया गया, उसमें आपको लेना तो ले सकते हो। 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, उसमें अगर आपको प्रैक्टिस करना है, अपना आकलन करना है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो बम्पर तरीके से दोस्तों आपको जहां पर यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से, वहीं ऐप पर भी दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें
प्रोवाइड की जाती है, जहां पर ट्रिकी वीडियो, विस्तृत अध्ययन, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो जरूर जुड़े, नीचे नंबर चल रहा है तो नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।